अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए। शुक्रिया। पेशे खिदमत कहानी धूल का 5वां हिस्सा। लो तो फिर शबाना बीबी तुम्हारा चैप्टर भी खत्म हुआ। दुनिया में लोग चेहरे के ऊपर चेहरा सजा लेते हैं और मेरे जैसे सादा लो लोग उनकी बातों में आ जाते हैं। मैं काफी देर तक उदास उदास सोचों में डूबा रहा। फिर मैंने सर झटक दिया और अपने आप से वादा किया कि आज के बाद मैं कभी उसे याद नहीं करूंगा और ना ही उसके साथ गुजरे हुए लम्हों को याद करूंगा। उसको मुझसे कोई गर्ज नहीं थी। अगर शबाना को गर्ज होती तो मुझसे बात करती। साफ जाहिर था कि उसके रिश्ते तय हो जाने में उसकी मर्जी शामिल थी, वरना तो कोई कुछ भी कर लेता। ना उसका भाई ना उसकी माँ उसे इस शादी पर मजबूर कर सकते थे। मंसूर जाते जाते अपनी माँ के लिए एक नौकरानी अपनी अम्मी के पास छोड़ गया था और मुझे भी ताकीद कर गया था कि हमारे घर चक्कर लगाते रहना और मेरी वालदा का ख्याल रखना। मैं दिल ही दिल में हंस रहा था कि देखो दुनिया कितनी मतलबी है। अभी कुछ देर पहले ये लोग मुझे अपने घर का फर्द बनाने पर तुले हुए थे, मगर अब मुझसे काम लेने के बहाने से अभी तक मुझसे हंसकर बोलचाल रखे हैं, यानी कि अभी भी मुझे इस्तेमाल करना चाहते हैं। मुझे उस बूढ़ी औरत का ख्याल था, वरना अगर सच पूछा जाए तो मेरे दिल में उनके लिए जरा बराबर भी हमदर्दी नहीं थी। लेकिन मैंने सोचा कोई बात नहीं, बुजुर्ग औरत है, अगर कभी मेरी मदद की जरूरत हुई तो मैं जरूर मदद करूंगा। मगर शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। शबाना की शादी को 2-3 महीने गुजर गए और इस दौरान वो काहे बकाहे चक्कर लगाती रहती। एक मर्तबा अपने खामिंद के साथ भी मेरे फ्लैट पर आई। रस्मी सलाम दुआ भी शायद मंसूर की वजह से हुई। उसी ने कहा होगा कि नदीम के पास भी होते आना हमारा अच्छा हमसाया है और हमें किसी भी वक्त उसकी मदद की जरूरत पड़ सकती है। मुझे लगता था कि शायद शबाना का खामंद अच्छा हंसमुख इंसान था, और वो था भी। उन्हीं दिनों आबद साहब ने मेरे जिम्मे एक ऐसा काम डाल दिया जिसे सुनकर मैं परेशान हो गया था। सुल्तान नगर के पास उन्होंने काफी सारी जमीन खरीदी थी, जहां पर एक नई हाउसिंग सोसाइटी बनाने के चक्कर में थे। उससे उन्हें करोड़ों का फायदा होने जा रहा था। आसपास के जमींदारों और काफी सारे किसानों से जमीन खरीदी जा रही थी। सुल्तान नगर छोटी सी एक तहसील थी, मगर काफी तेजी से तरक्की कर रही थी। आगे पीछे बहुत सारे गांव और देहात थे और सुल्तान नगर को एक छोटे शहर की हैसियत हासिल हो गई थी। आबिद साहब का ख्याल था कि यहाँ पर एक बहुत बड़ी हाउसिंग सोसाइटी बनाई जाए, जो कुछ अरसे के बाद उन्हें दुगनी बल्कि कई गुना ज्यादा फायदा देगी, और उसके लिए उन्हें अपने शेयर होल्डर्स के साथ मिलकर काम करना था। मगर एक एक शेयर होल्डर का इतना हिस्सा बन जाता कि जिसे सोचकर भी आदमी दंग रह जाए। मेरा काम सेठ आबिद साहब की जाती मसरूफियात का ध्यान रखना था। जमीन के मामलात चल रहे थे, जमीनों की लिखत पढ़त और हदबंदी के मामलात थे, जिसके लिए हमारी कंपनी का एक नुमाइंदा वहां हर वक्त होना जरूरी था। उसके लिए आबिद साहब ने मुझे ही मुख्तस कर दिया। कहने लगे, देखो नदीम, ये तहसीलदार और पटवारी भी वहीं होंगे और तुम्हें भी 2 महीने तक वहीं इनके साथ रहना होगा। फिर उसके बाद वापस तुम्हें दफ्तर बुला लिया जाएगा। जब तक तमाम जमीन की तकसीम, अदायगियां और हदबंदियां मुकम्मल नहीं हो जाती, तुम्हें इंचार्ज के तौर पर वहां फराइज अंजाम देने पड़ेंगे। तमाम प्रोजेक्ट खुशअस्लूबी से मुकम्मल हो जाए। हम तमाम शेयर होल्डर्स इस प्रोजेक्ट में अपनी जिंदगी भर की कमाई लगा रहे हैं, और अगर हमारी मन चाही जमीनें और रास्ते हमें मिल गए तो फिर समझ लो हमारी चांदी ही चांदी है, करोड़ों का फायदा होगा। मैं तो मुलाजिम था, क्या करता। उनकी बात पर सर झुकाकर रजामंदी का इजहार कर दिया। कहने लगे, तहसीलदार और पटवारी भी तुम्हारे साथ राब्ते में रहेंगे और जमीनों के मालिकान भी वहां चक्कर लगाते रहेंगे। तुम्हें उनके साथ सारे मामला तय करने हैं, अदायगियां और जरूरी कागजात मुकम्मल करवाने हैं। तुम तो जानते हो मैं कई महीनों से इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूं। हमने तमाम इलाका घूम फिर कर देख लिया है और तकरीबन तमाम मालिकान से भी रस्मी बातचीत हो चुकी है। बाकी सारा काम तहसीलदार और पटवारी के सुपुर्द है। बस हमारा मुस्तकिल नुमाइंदा उनके साथ होना जरूरी है और यह जिम्मेदारी तुम्हारी है। मेरे जाती सेक्रेटरी होने की वजह से मैं तुम पर सबसे ज्यादा भरोसा कर सकता हूं। मैंने कहा, ठीक है सर, आप मुझे पीछे नहीं पाएंगे। मैंने खुशदिली से कहा, ठीक है, शाबाश, फिर कल तुम सुल्तान नगर को चले जाओ। तुम्हारी जगह पर सरवर साहब इतने अरसे में तमाम मामलात संभाल लेंगे। मेरा वहां पर इंतहाई एतमाद का आदमी होना जरूरी है, और तुम जानते हो कि मैं हर वक्त तहसीलदारों और पटवारियों के साथ नहीं रह सकता, इसलिए मेरे जाती नुमाइंदे होने की हैसियत से तुम वहां मौजूद रहोगे। बाकी मामला तुम्हें तहसीलदार साहब समझा देंगे।
गाड़ी तुम्हारे पास है और कैशियर से जितनी चाहे रकम ले लो, अखराजात के लिए वहाँ काम आएगी। रिहाइश भी आपको वहीं मिल जाएगी। आबद साहब के हुक्म के मुताबिक अब मुझे वहाँ से जाना था। उस शाम मैंने चंद ज़रूरी सामान पैक किया, अपने कपड़े रखे और सुबह मुझे वहाँ से सुल्तान नगर के लिए निकलना था। वहाँ जाकर तहसीलदार साहब से मिलना था। तहसीलदार ने मेरी रिहाइश का बंदोबस्त करना था और मैंने वहाँ पर मामलात को देखना था। मैं सारी तैयारी मुकम्मल कर चुका तो मैं लेट गया। भूख से मेरा बुरा हाल था, मगर अब थकावट की वजह से इतनी हिम्मत नहीं थी कि खाना पका सकता। इसलिए सोचा कि कहीं बाहर चलकर कुछ खा लेता हूँ। ये सोचकर मैंने फ्लैट को लॉक किया और सीढ़ियाँ नीचे उतरने लगा। अचानक ही मेरी मुलाकात शबाना से हो गई, जो अपने खामद के हमरा अम्मी के घर आ रही थी। रस्मी सलाम दुआ के बाद उन्होंने मेरा हाल चाल पूछा। शबाना कनखियों से मेरा जायज़ा ले रही थी, शायद मेरे अंदर के हाल को जानने की कोशिश कर रही थी। मैंने ज़रा बराबर भी जाहिर नहीं किया कि मुझे उसकी शादी का कोई अफसोस था। उल्टा मैंने नहायत खुशदिली से उसके साथ और उसके खामद के साथ सलाम दुआ की। उसके खामद ने कहा, नदीम साहब कहाँ जा रहे हैं? चलिए हमारे साथ चलकर बैठते हैं, बातें करेंगे, गपशप लगाएंगे। मैंने कहा, मैंने बाजार जाना है, मुझे कुछ ज़रूरी काम है, कुछ चीज़ें लानी हैं। अगर आप मुनासिब समझें तो खाना हमारे साथ खाएं। उसके खामद ने खुशदिली से कहा। मैंने कहा, नहीं बहुत शुक्रिया, खाना तो मैं खा चुका हूँ। मगर शबाना ने इतनी बेमुरवदी की कि उसने एक बार भी फूटे मुंह मुझसे नहीं कहा कि आप हमारे कल चलें, जबकि वो अनजान आदमी होकर मुझे ये पेशकश कर रहा था। शायद शबाना अपने शौहर के हमरा आज शाम के खाने पर अम्मी के घर आई थी। पहले पहल खाने के वक्त हमेशा मुझे दावत दिया करते थे, मगर अब तो बात ही कुछ और थी। मुझे मालूम नहीं होता था कि वो कब आते और कब चले जाते, लेकिन मुझे भी अब उनसे कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैं उनका शुक्रिया अदा करके नीचे उतरा और पास एक छोटे से रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खाने लगा। खाना खाने के बाद मैं वैसे ही चहलकदमी करता रहा और सड़कों पर घूमता फिरता रहा, फिर वापस आ गया। अब फ्लैट में अपने में दाखिल हो चुका था। मेरा उनके घर जाने का कोई इरादा न था और फिर ना ही उनके घर से मुझे कोई बुलाने आया। सुबह सुबह मैंने नहा धोकर सामान उठाया, फ्लैट लॉक किया और नीचे आकर गाड़ी पार्किंग से निकाली। अब मैं सुल्तान नगर जाने के लिए तैयार था। सुल्तान नगर का रास्ता तकरीबन घंटे सवा घंटे का था। काफ़ी बड़ी तहसील थी। 3-4 किलोमीटर आगे बहुत बड़ी बड़ी ज़मीनें थीं, जिनमें हमारे सेठ आबिद साहब ने सरमायाकारी की थी और वहाँ बड़े बड़े रकबे खरीदे थे। तहसीलदार साहब से मेरी मुलाकात हुई। वो मुझे लेकर ज़मीनों पर चले गए। सुल्तान नगर से 3-4 किलोमीटर आगे खुला रकबा शुरू हो जाता था। सबसे पहले उन्होंने मुझे एक जगह बहुत अच्छी सी चाय पिलवाई और फिर हम पटवारियों का इंतज़ार करने लगे। तहसीलदार साहब उधेड़ उम्र के बड़ी अच्छी शख्सियत के मालिक थे। मुझे उनकी बातों से अंदाज़ा हुआ कि शायद वो भी इस कारोबार में बहुत दिलचस्पी रखते थे, या मुमकिन है उन्होंने इस कारोबार में सरमायाकारी कर रखी हो। कुछ देर बाद पटवारी भी हमसे आ मिले और हम ज़मीनों पर चले गए। कुछ लोगों से मिले और फिर हम तहसीलदार साहब के साथ चंद सरकारी दफातर में गए, ज़मीनों के मामलात देखे। दोपहर के वक्त तक मैं सख्त थकावट का शिकार हो चुका था। सुल्तान साहब ने कहा कि आज के लिए शायद इतना काफ़ी है, मैं आपको आपकी रिहाइशगाह पर छोड़ता हूँ। तहसीलदार साहब मुझे लेकर सुल्तान नगर से आगे चल पड़े। छोटे मोटे गांव शुरू हो रहे थे। गाड़ी एक नज़दीकी गांव में दाखिल हो गई, जो सुल्तान नगर के करीब था। शहर की तमाम सहूलतें मैसर थीं, मगर माहौल गांव जैसा ही था। तहसीलदार साहब मुझे लिए हुए एक हवेली के सामने जा पहुंचे। दरवाजे पर पहुंचे मुलाजिम तहसीलदार साहब को देखकर मौतब हो गया। शायद वो उन्हें पहले से जानता था। चलें जनाब, चौधरी साहब आपका इंतज़ार कर रहे हैं, उसने कहा। हम दोनों हवेली के अंदर दाखिल हो गए। हवेली का सहन बहुत बड़ा था। इमारत एक साइड पर थी और काफ़ी बड़ी थी, मगर लगता था शायद हवेली का रकबा इमारत के इस हिस्से से 10 गुना ज़्यादा है। अभी हम अंदर पहुंचे ही थे कि अंदर से एक रवायती लिबास में मलबूस एक बड़ा सा पगड़ सर पर बांधे एक आदमी अंदर से निकला। तहसीलदार साहब आए हैं, उसने देखकर कहा। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। मैं काफ़ी देर से आपका इंतज़ार कर रहा था। वो चौधरी था, बड़ी खुश अखलाकी से मिला। वो हमें लेकर अंदर चल पड़ा। बड़ा सा हाल था जिसमें खालिस्तन देहाती किस्म के फर्नीचर मौजूद थे, मगर देहाती होने के बावजूद फर्नीचर काफ़ी महंगी लकड़ी के थे। दीवारों पर मुर्दा जानवरों के सर लगाए गए थे। उन्हें स्टफ करके उनकी सरों को लटका दिया गया था। चौधरी साहब शिकार के शायद बहुत शौकीन थे। तहसीलदार साहब बहुत देर कर दी, मैं तो काफ़ी देर से आपका इंतज़ार कर रहा था, चौधरी साहब ने कहा।
तहसीलदार साहब बोले, आप तो जानते हैं जनाब, जमीनों के मामलात ही कुछ ऐसे होते हैं। इनसे मिलिए, ये नदीम साहब हैं, सेठ आबिद साहब के पर्सनल सेक्रेटरी। जी, मुझे इन्हें देखते ही अंदाजा हो गया था कि आबिद साहब के आदमी हैं। चौधरी ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, तहसीलदार साहब फिर आपका क्या ख्याल है, क्या मामलात सारे खुश उसलूबी से तय हो जाएंगे? तहसीलदार साहब बोले, चौधरी साहब फिलहाल कुछ कहा नहीं जा सकता। सड़क के इतराफ तकरीबन 40% जमीन तो हमें हासिल हो चुकी है, मगर अभी भी कुछ चीजें बाकी हैं। दारापुर की तरफ जाने वाले रास्ते में कुछ रुकावटें हैं। कुछ लोग जमीनें देने पर तैयार हैं और कुछ लोग नहीं, मगर हम अपने तमाम वसाइल इस्तेमाल कर रहे हैं। उम्मीद है कि तमाम लोग मान जाएंगे। अभी तक तो जितने मामलात तय पा गए हैं उनमें किसी किस्म की कोई शिकायत नहीं। अब तो चौधरी बरकत साहब ने भी हमारे साथ शमूलियत इख्तियार कर ली है। उनके गांव से भी हमें काफ़ी ज़मीन मिल जाएगी। आप यकीन करें, अगर ये सोसाइटी कामयाब हो गई तो सुल्तान नगर की जितनी भी पोश आबादी होगी यहाँ रिहाइश इख्तियार करेगी और हम लोगों के फ़ायदे ही फ़ायदे होंगे, तहसीलदार ने कहा। इतने में चौधरी का मुलाजिम लस्सी के बड़े बड़े गिलास ट्रे में सजाए लेकर आ गया। मैं खुद चूंकि देहाती था इसलिए लस्सी बड़े शौक से पीता था। लस्सी देखकर मुझे अपना गांव याद आ गया। मुलाजिम ने लस्सी के गिलास मेज पर रख लिए तो मैंने गिलास उठा लिया और पूरे का पूरा गिलास चढ़ा गया। चौधरी मेरी तरफ देखकर हंसा और कहने लगा, नौजवान, लगता है तुम भी हमारी तरह देहाती हो, लस्सी बहुत शौक से पीते हो। मैंने कहा, जी चौधरी साहब, मैं खुद एक जिम्मेदार हूँ। अच्छा, जिम्मेदार हो, बड़ी खुशी हुई तुमसे मिलकर, चौधरी ने कहा। और फिर चौधरी मेरे बारे में मालूमात लेने लगा। मैंने उसे अपने बारे में सारी तफसील सुनाई। तहसीलदार साहब भी मेरे बारे में जानकर हैरान थे कि मैं इतना बड़ा जिम्मेदार होकर शहर में नौकरी क्यों कर रहा था। मैंने तहसीलदार साहब को बताया कि शहर में ज़िंदगी गुजारना मेरा शौक था, इसीलिए मैं शहर में आ गया। लस्सी के बाद चौधरी साहब ने पुरतकल्लफ खाने का एहतमाम किया। मुझे भूख भी बहुत लगी थी, इसलिए मैंने इनकार करना मुनासिब नहीं समझा। तहसीलदार साहब भी खासे पेटू थे। खाने में पेश थे देसी मुर्ग और बकरे का सालन और तंदूर की गरम गरम रोटियां। मेरी तो जैसे भूख चमक उठी। गांव का रवायती खाना हमारी पहुंच से दूर कैसे रह सकता था। खाने के बाद तहसीलदार साहब ने मेरी तरफ इशारा किया और बोले, चौधरी साहब, क्या इनकी रिहाइश का बंदोबस्त हो गया? चौधरी साहब ने कहा, जी बिल्कुल, कोई परेशानी की बात नहीं। नदीम साहब हमारे ख़ास मेहमान हैं। मेरी ख्वाहिश थी कि ये हमारी हवेली में ही रहें, मगर आबिद साहब ने खुद ही इसरार किया था कि अलग रिहाइश दें। आप पर इस तरह कोई बोझ नहीं पड़ेगा। तहसीलदार साहब, आप तो जानते हैं हमारे कई मुलाजिम हैं, एक आदमी से हमें किस तरह बोझ पड़ सकता है, और वैसे भी हमारे यहाँ ख़ास मेहमान आते जाते रहते हैं। बहरहाल मैंने हवेली के साथ एक मेहमान खाने में इनका बंदोबस्त कर दिया है। तो फिर ठीक है चौधरी साहब, अब मैं इजाज़त चाहूँगा। मैं कल हाजिर हूँगा। कल आप भी हमारे साथ ज़मीनों पर चलिए। तहसीलदार साहब ने कहा, ठीक है नदीम साहब, चौधरी साहब आपको आपकी रिहाइशगाह पर ले जाएंगे। अब मैं इजाज़त चाहूँगा। तहसीलदार साहब मुझसे इजाज़त लेकर वहाँ से चले गए। मैं चौधरी साहब के पास बैठा रहा। चौधरी साहब काफ़ी देर तक मुझसे ज़मीनों के बारे में बातचीत करते रहे। मुझे ज़मीनों से क्या दिलचस्पी थी? अगर मुझे दिलचस्पी होती तो मैं अपनी ज़मीनें छोड़कर शहर क्यों जाता, मगर चूंकि मैं अब सेठ आबिद साहब के ख़ास मुलाजिम की हैसियत से काम कर रहा था, इसलिए उन लोगों के साथ बातचीत करना मेरी जिम्मेदारी थी। चौधरी साहब बहुत बातूनी आदमी थे। जब मैंने गुफ्तगू का दायरा महदूद किया तो वो समझ गए कि मैं अब मज़ीद बोलना नहीं चाहता, थक चुका हूँ। बोले, चलें नदीम साहब, मैं आपको आके कमरे तक छोड़ देता हूँ। मगर वो मेरा सामान, मैंने कहा तो वो बोले, नदीम साहब फ़िक्र मत कीजिए, आप गाड़ी की मुझे चाबी दें। आपकी गाड़ी भी हवेली में खड़ी कर दी जाएगी और करीम मेरा मुलाजिम आपका सामान ले आएगा। मैं चौधरी साहब के साथ चल पड़ा। हवेली में हर तरफ खामोशी छाई थी। ऐसा लगता था जैसे चौधरी साहब के अलावा उस हवेली में कोई नहीं रहता। हम हवेली के सहन से गुजरते हुए हवेली के पिछले हिस्से में आ गए। पिछली जानिब एक दीवार से रास्ता बनाया गया था। दीवार के रास्ते से दूसरी तरफ आ गए। पीछे तो एक पूरा मकान बना हुआ था जो एक छोटी सी कोठी का मंजर पेश कर रहा था। सहन में एक बूढ़ा माली घास काट रहा था। चौधरी साहब ने बताया कि यह हमारा मेहमान खाना है। यहाँ पर अक्सर हमारे ख़ास मेहमान ठहराए जाते हैं और अभी फ़िलहाल आप हमारे ख़ास मेहमान हैं। चौधरी साहब मुझे अंदर ले गए। काफ़ी अच्छी रिहाइश गाहें बनाई गई थीं। मेहमानों की इज्जत खातिर खूब की जाती थी। मैं इस बात को खूब समझता था क्योंकि हम खुद गांव के ज़िम्मेदार थे और हम भी मेहमानों की अच्छी तरह मेहमान नवाजी किया करते थे। दाएं तरफ एक छोटी सी क्यारी थी और उसके मुखालिफ सिमत कमरों की कतार थी।
उसी में एक कमरा मेरे लिए मुख्तस किया गया था। हम कमरे में दाखिल हो गए। कमरे में एक टेबल पड़ा था, चंद कुर्सियां और एक चारपाई थी। दूसरी जानिब खिड़की थी। उस तरफ भी एक बड़ा सा ग्राउंड नुमा सहन था जिसमें बड़े बड़े दरख्त नजर आ रहे थे। नदीम साहब, ये आपकी रिहाइश का कमरा है, आप यहाँ पर रहें। बाहर साथ ही गुसल खाना मौजूद है, पानी की कमी नहीं, नहाने धोने का सब इंतजाम मौजूद है, ताज़ा पानी भी मौजूद है। और बाहर जो आदमी घास काट रहा है वो हमारे मेहमान खाने का ही मुलाजिम है। उसका नाम नबी बख्श है। अगर आपको कोई ज़रूरत हो तो आप उसे आवाज़ दे लीजिएगा, मैं उसे बता देता हूँ। चौधरी ने जल्दी से बाहर निकलकर नबी बख्श को आवाज़ दी। नबी बख्श, अरे ओ नबी बख्श। जी चौधरी जी। वो दौड़ता हुआ करीब आ गया। नबी बख्श, ये नदीम साहब हैं, मेहमान खाने के ख़ास मेहमान, इनका ध्यान रखना। अगर इन्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो। जी साहब जी, मैं समझ गया, आप फिक्र न करें, नबी बख्श ने कहा और दरांती उठाए वापस मुड़ गया। शाम के 4 बज चुके थे। थकावट से मेरा बुरा हाल था, इसलिए मैं लेट गया। लेटते ही मुझे हल्की हल्की नींद आना शुरू हो गई और मैं सो गया। जिस वक्त मेरी आंख खुली तो मेरा दरवाज़ा बजाया जा रहा था। मैं हड़बड़ा कर उठ बैठा। रात के 8 बज चुके थे। सामने दीवार पर लगी घड़ी शायद ख़राब हो चुकी थी या उसका सेल ख़त्म हो चुका था। वो तो अभी तक 12 बजा रही थी, एक ही जगह पर रुकी हुई थी। मैंने अपनी घड़ी पर वक्त देखा था। 8 बजे बाहर से नबी बख्श की आवाज़ें आ रही थी। साहब जी, खाना तैयार है, यहाँ ले आऊँ या वहीं चल कर खाएंगे चौधरी साहब के साथ? नबी बख्श, मैं खाना चौधरी साहब के साथ ही खाऊंगा, मैंने कहा। फिर मुंह हाथ धोने के लिए निकला। नबी बख्श ने मुझे गुस्ल खाना दिखाया। मैंने कहा, नबी बख्श तुम ज़रा ठहरो, मैं मुंह हाथ धोकर आता हूँ, फिर मुझे चौधरी साहब के पास ले चलो। थोड़ी देर के बाद भी मैं चौधरी साहब के पास बैठा हुआ था। चौधरी साहब ने रात के वक्त भी पुरतकल्लुफ़ खाने का एहतमाम किया था। खाने के बाद मैंने कहा, चौधरी साहब इजाज़त दीजिए, अब मैं सोने जाता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम था कि चौधरी साहब बहुत बातूनी हैं। अगर इन्होंने बातों का सिलसिला शुरू कर दिया तो फिर रात गए तक ख़त्म होना मुश्किल है। अपने कमरे में आकर मैं सोचने लगा कि क्या करूं। कपड़े तब्दील किए और कमरे में टहलने लगा। बाहर बल्ब रोशन था। नबी बख्श अपने कमरे में जाकर सो चुका था। बाहर के बरामदे की तरफ आगे जाकर कुछ और कमरे थे, वो भी मेहमान खाने के लिए बनाए गए थे, मगर मुझे मालूम नहीं था कि उनमें कोई रहता था या नहीं। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं बाहर थोड़ा सा टहलने के लिए निकल जाऊं, मगर बाहर की खामोशी और अंधेरे की वजह से मुझे बाहर निकलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। मैं कमरे में ही टहलता रहा और फिर थक हार कर बिस्तर पर दराज हो गया और फिर सोने की कोशिश करने लगा। काफ़ी देर गुजर गई मगर मुझे नींद ना आई। अचानक मुझे महसूस हुआ कि शायद बाहर किसी के चलने की आवाज़ आ रही है। मैं फ़ौरन उठकर खिड़की के पास आ गया जो बरामदे की तरफ खुलती थी। मेरे कमरे की लाइट बदस्तूर बंद थी, मगर बाहर बल्ब की धीमी रोशनी में मंजर साफ नजर आ रहा था। और उस वक्त मेरी हैरत की इंतहा न रही जब मैंने देखा कि चौधरी साहब एक लड़की का हाथ थामे उसे घसीटते हुए मेरे कमरे के सामने से गुजर रहे थे। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो लड़की को ज़बरदस्ती घसीटते ले जा रहे हों। लड़की आगे जाने से पसो पेश से काम ले रही थी, मगर चौधरी उसे धकेल रहा था ज़बरदस्ती। मैं हैरान हुआ कि ये लड़की कौन थी और चौधरी उसे कहाँ ले जा रहा था, वो भी रात के इस पहर। मेरे जहन में कई किस्म के ख्यालात गड़बड़ होने लगे। कहीं चौधरी भी। अचानक मेरे जहन में एक धमाका हुआ, मगर क्या मेरा ख्याल दुरुस्त था? दोस्तों, ये कहानी जारी है। इसका अगला हिस्सा नेक्स्ट वीडियो में मुलाहिजा कीजिए, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और हमारे चैनल हैदर वाइज को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। शुक्रिया।